अभी तक आपने देखा कि जिम्स एकेडमी के चैनल पे शुरुआत हमने इंग्लिश से किया, फिर धीरे धीरे उसमें हमने फिजिक्स का कंटेंट ऐड करना शुरू किया और अभी लास्ट हम लोगों ने मैथमेटिक्स उस पे शुरू किया। और कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक और बड़ी खबर है कि अब हम लोग साइंस का कंटेंट उसमें ऐड करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि साइंस हमारे ऑफलाइन क्लास में जो केमिस्ट्री अजय सर पढ़ाए हैं, और आज आपको साइंस का पहला क्लास केमिस्ट्री का मिलेगा और अजय सर के द्वारा मिलेगा। और हम लोग मिलके एक प्लान किए हैं कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट दिया जाए। कंटेंट जो भी दिया जाए वो इंपॉर्टेंट हो, ऐसा कंटेंट दिया जाए कि जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता हो। एकदम इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लोग इकट्ठा करके लेके आए हैं। तो आज साइंस का पहला क्लास आप अजय सर के द्वारा लेंगे और हम चाहेंगे कि अब क्लास में अजय सर आए और आज का जो कंटेंट है उन्होंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, वो कंटेंट अब आपको दे। और आज का पहला क्लास साइंस का होगा और साइंस में भी केमिस्ट्री का क्लास पहला क्लास होगा और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए होने वाला है। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि 4 तारीख को आपका साइंस का पेपर है और एक लंबा गैप यहाँ पे मिला हुआ है जिसको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए सर के जिम्स एकेडमी के इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस श्रृंखला की उड़ान को और गति देने के लिए हम लोग आगे आए। और चलिए आज देखते हैं कि कौन सा टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है संक्षिप्त टिप्पणी के लिए। एक टर्म देते हैं, उसको हमको डिफाइन करना होता है और उसको एग्जाम्पल के साथ हमें बताना होता है। यही होता है संक्षिप्त टिप्पणी करना। सबसे पहले हम बात करेंगे योगात्मक अभिक्रिया की। योगात्मक अभिक्रिया जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इसमें योग होगा। किसका योग? 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का योग। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का योग होता है और एकल उत्पाद बनता है, ऐसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, मैग्नीशियम के छोटे टुकड़े को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर प्राप्त होता है। यहाँ पे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करना होता है। यहाँ पे हम 2 मैग्नीशियम लेंगे और यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, जिससे कि दो परमाणु मैग्नीशियम का, यहाँ पे 2 परमाणु मैग्नीशियम का भी हो जाए और 2 ऑक्सीजन का, ये 2 ऑक्सीजन भी हो गया। अभिक्रिया संतुलित हो गई। एक उदाहरण और लेते हैं। जब हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होती है। जब हम उदाहरण लिखेंगे तो उस यौगिक का नाम भी हमको नीचे लिखना होता है। यहाँ पे हम देखेंगे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन भी है। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। 3 का गुणा 2 यहाँ पे 2 में करेंगे तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी, यानी कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन का अर्थ होता है किसी को उसके स्थान से हटा देना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के उसके विलयन से उसको विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण क्या होगा? जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं या जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है, तब ये जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के नाते जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। यह अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। जब जिंक सल्फेट के साथ मिलता है तो जिंक सल्फेट बनेगा और यहां से कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर विस्थापित हो जाता है। ये क्या है? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट। ये है आपका कॉपर सल्फेट। अब हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने ऐसे टॉपिक उठाए हैं जिससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना हर साल रहती है। द्विविस्थापन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
दो यौगिक आयनों का विनिमय करते हैं, जिसमें दो यौगिक या अभिकारक आपस में आयनों का विनिमय करते हैं और दो नए पदार्थ बनाते हैं, दो नए केमिकल बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन का मतलब था कि कोई एक ही तत्व उसके विलयन से किसी तत्व को विस्थापित करता है, जबकि द्विविस्थापन का मतलब हो गया कि यहाँ पे आयनों का विनिमय होता है, एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। अगर इसका उदाहरण हम देखें, जब हम बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से कराते हैं Na2SO4, तब हमें क्या प्राप्त होता है? बेरियम सल्फेट और यहां से मिलता है क्लोरीन और सोडियम यानी सोडियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड को हम घोलते हैं तो बेरियम क्लोराइड अपने आयनों में टूटता है Ba और Ba प्लस और Cl माइनस, Ba डबल प्लस और Cl माइनस में टूटता है। और जब हम सोडियम सल्फेट को घोलते हैं तो ये टूटता है Na प्लस और SO4 डबल माइनस। यहाँ पे दो सोडियम लिया गया यानी यहाँ पे दो प्लस, दो सोडियम के नाते यहाँ पे दो प्लस होगा। ये क्या करता है? बेरियम प्लस होने के नाते सल्फेट से अभिक्रिया करता है और प्लस माइनस ये मिलकर बेरियम सल्फेट यहाँ पे बनाते हैं। और इसका Cl माइनस इसके सोडियम प्लस से अभिक्रिया करता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे बेरियम प्लस सल्फेट माइनस से अभिक्रिया कर रहा है और यहाँ पे क्लोराइड आयन सोडियम आयन से अभिक्रिया कर रहा है। एक तरीके से आयनों का एक्सचेंज हो रहा है और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम देखेंगे संक्षारण क्या होता है। आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा, संक्षारण अक्सर पूछ लिया जाता है। संक्षारण क्या होता है? नम वायु की उपस्थिति में धातुओं के ऊपर ऑक्साइड और कार्बोनेट की परत का जमना, उसके द्वारा धातुओं का ह्रास होना, यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण का मतलब होता है ह्रास होना, खत्म होना या कम होना। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब नम वायु की उपस्थिति में धातुओं की परत के ऊपर ऑक्साइड की या फिर कार्बोनेट की परत जम जाती है तो ऐसे में धातु की सतह क्षीण होने लगती है, उसके परत गलने लगते हैं और धातु का ह्रास होने लगता है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे अगर हम आयरन को खुली हवा में नम वायु में रख देते हैं, आयरन की छड़ को नम वायु में रखते हैं जिससे कि ऑक्सीजन और नमी का मतलब होता है H2O वाटर, इन तीनों की जब अभिक्रिया होती है तो हमें जब हम आयरन की छड़ को या फिर आयरन की रॉड को हम खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन और नमी यानी H2O से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है। यही फेरस ऑक्साइड क्या होता है? जंग होता है, जो भूरे कलर का इसके ऊपर जम जाता है परत के रूप में। इसको और किस नाम से जानते हैं? फेरस ऑक्साइड। यहाँ पे N2H2O का मतलब ये होता है कि धातु की परत पर नमी बनी हुई है। जितनी ही अधिक नमी होगी धातु की परत उतनी ही क्षीण होगी और संक्षारण की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र गति से होगी। अब हम देखेंगे गालक क्या होता है। हमने धातु शोधन की प्रक्रिया पढ़ी है। धातु शोधन का मतलब अयस्क से
उसके धातुओं को प्यूरिफाई करना, निकालना, उसका शुद्ध रूप प्राप्त करना, यही क्या होता है, धातु निष्कर्षण होता है। उसमें एक टर्म यूज होता है गालक। तो गालक क्या होता है, गालक वे पदार्थ होते हैं जो भर्जित और निस्तापित अयस्क के साथ अभिक्रिया करके उनमें उपस्थित अशुद्धियों को अपने साथ दूर करते हैं, वे पदार्थ गालक कहलाते हैं। गालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो भर्जित और निस्तापित अयस्क के साथ उनमें उपस्थित अशुद्धियों से अभिक्रिया करके अशुद्धियों को उनसे दूर करने में उनकी सहायता करते हैं या उनको दूर करते हैं, गालक कहलाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं किसी भी यौगिक में कैल्शियम ऑक्साइड, किसी खनिज में अयस्क में कैल्शियम ऑक्साइड की अशुद्धि है, यहां पे हम गालक यूज करते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूने की अशुद्धि है, तो अयस्क में उपस्थित इस चूने की अशुद्धि को, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको अयस्क से दूर करने के लिए सिलिकॉन ऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। यहां पे ये सिलिकॉन ऑक्साइड गालक का कार्य करता है। ये सिलिकॉन ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। सिलिकॉन ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करके, जो कि अशुद्धि होती है, अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। यही अशुद्धि क्या कहलाती है, धातुमल कहलाती है। जब गालक अशुद्धियों के साथ वापस बाहर निकलता है, तो जो पदार्थ बाहर निकलता है अशुद्धियों के साथ, उन्हें हम धातुमल कहते हैं। अब हम देखते हैं समजातीय सजातीय श्रेणी। ये केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर, कार्बन के चैप्टर का टर्म है, जिसको हम बोलते हैं समजातीय या सजातीय श्रेणी। दोनों एक ही चीज होती है। ये क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाती है। कार्बनिक यौगिकों की या कार्बन हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रेणी जिनमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाती है। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी तीन तरीके से बनाई जा सकती है। पहला तरीका है एल्केन। एल्केन का मतलब क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, इन्हें हम एल्केन कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अगर हम एल्केन की सजातीय श्रेणी बनाना चाहें, यानी इसका उदाहरण देना चाहें, तो हम कार्बन में n की जगह पे 1 2 3 रखते जाएंगे और हमें क्रमशः सजातीय श्रेणी 1 कार्बन की, 2 कार्बन की और 3 कार्बन की मिलती जाएगी। जैसा कि अगर हम n बराबर 1 यहां पे रखेंगे तो 1 यहां पे लिखा नहीं जाता, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 + 2 CH4, इसको मेथेन कहते हैं। जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो C2, यहां पे n बराबर 2 रखने पर 2 का गुणा 2 में 4 और 2 6 C2H6। अगर हम यहां पे कार्बन 3 रखें, n की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8। यहां पे हम देख रहे हैं CH2, C2H6, C3H8। इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समजातीय सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी की एक विशेषता होती है कि इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं।
इसी तरह अगर हम बात करें एल्कीन, एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड यानी कि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है। और एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध होता है। तो यहाँ पे हम n का मान रखते हुए सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी अपने हिसाब से हम निकाल सकते हैं। हमने एक बता दिया, आप लोग इस तरीके से इसे और इसे निकाल सकते हैं। उदाहरण बस एक का ही देना है, तीनों का उदाहरण नहीं देना है। अगला टॉपिक है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें जो आते हैं वो होते हैं एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं। एल्केन का भी सूत्र हमने बताया CnH2n+2। जैसा अगर हम एक उदाहरण से हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझें, अगर हम कार्बन की संख्या 2 ले लेते हैं यानी n बराबर 2 ले लेते हैं तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 यानी 6 हाइड्रोजन होगा और 2 कार्बन। अगर इसकी हम विस्तृत संरचना बनाए, 2 कार्बन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसका मतलब ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बंध बनाता है। चारों बंध सिंगल होंगे, एकल बंध होंगे क्योंकि ये अल्केन है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच चारों बंध एकल बंध होते हैं। और इस तरीके से हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। 2 कार्बन के लिए हम एथ यूज करते हैं, इस तरीके से इसका नाम हो गया एथेन। क्योंकि ये एल्केन है इसलिए इसके नाम में लास्ट में एन लगाते हैं और इस तरह 2 कार्बन की चेन है इसलिए हम इसको एथेन बोलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अगर इस पे संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम द्विबंध या त्रिबंध हो, कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। इनमें 2 हाइड्रोकार्बन आते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक या 2 डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है। इसका सूत्र होता है CnH2n। अगर हम 2 कार्बन की बात करें, n की जगह पे हमें 2 रखना होगा C2 और n की जगह पे 2 रखेंगे तो C2H4। जब हम इसकी संरचना बनाएंगे, कार्बन की संयोजकता 4 होती है यानी ये 4 बॉन्ड बनाता है। 2 बंध ये हो गया और 2 इस तरीके से बनाया जाता है। बॉन्ड को थोड़ा दूरी पर ही रखा जाता है क्योंकि कार्बन के पास जो चारों बंध होते हैं उनमें ये बंध इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। अगर पास रखेंगे तो उनमें रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसलिए दूर ही रहते हैं। और इस तरीके से हाइड्रोजन इनमें जुड़े होते हैं। 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन के लिए हम एथ यूज करते हैं। ये एल्कीन है इसलिए इसको हम एथीन कहते हैं। इसका नाम एथीन या इसी को हम एथिलीन भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने आज जो टॉपिक बताया वो संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से तैयारी करिए और जेम्स एकेडमी के इस उड़ान को गति देने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। अच्छे से मेहनत करिए ताकि आपका बेहतर रिजल्ट आए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।
तो दोस्तों कैसा रहा केमिस्ट्री का पहला क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि जिम्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पहला ऑनलाइन केमिस्ट्री का क्लास अजय सर के द्वारा आज आपको मिला होगा। और अजय सर ने अपने पहले लेक्चर में आपको ये बताया कि क्योंकि बोर्ड एग्जाम का अगर आप मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें केमिस्ट्री में, साइंस के पेपर में संक्षिप्त टिप्पणी पूछा जाता है 2-2, 3-3 नंबर का। और वो आज पहले लेक्चर में अजय सर ने कई ऐसे टॉपिक उठाए थे जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे ही छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से हम आपको साइंस के पेपर में जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से अजय सर के द्वारा हम आपको देते रहेंगे। और आशा है, उम्मीद है कि अजय सर का ये पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अब अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अब हम आपको साइंस भी दे रहे हैं, मैथमेटिक्स भी दे रहे हैं, इंग्लिश भी दे रहे हैं, भैया अब क्या चाहिए। जो 4 तारीख को आपका साइंस का पेपर है, अब तो आपको केमिस्ट्री भी मिल रहा है, मैथमेटिक्स भी मिल रहा है, इंग्लिश मिल रहा है। जो 4 तारीख को साइंस का पेपर है आपका, अब आप उसमें जाएंगे तो झंडे गाड़ के आएंगे, क्योंकि अब जिम्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ अजय सर भी जुड़ चुके हैं। तो आशा है, उम्मीद है ये पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय मेंशन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ये वीडियो दोस्तों में शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।